Assalamu alaikum everyone. Welcome to another episode of WTI Talks. I am Usama रिजवी और आज हम आपके साथ एक नए एपिसोड के साथ आए हैं और हमने सोचा कि पाकिस्तान में इस वक्त IMF, लैंडिंग, US और चाइना और ये सब बातें, ये नैरेटिव जो है काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। ये जो कीवर्ड है, ये बज़वर्ड बना हुआ है। बच्चे बूढ़े सभी लोग आजकल इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। तो क्यों ना हम थोड़ा सा इस पर एकेडमिक डिस्कशन करें। IMF की रूट्स क्या हैं, IMF का पर्पस क्या था, क्या उसने IMF ने अपनी ओरिजिनल नेचर जो थी, स्कोप जो था, उसको बढ़ाया है या उसको कम किया है, उसके कोई अल्टरनेटिव्स हैं पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए, और क्या पाकिस्तान को कौन कौन सी शराइत हैं जो माननी चाहिए थी या नहीं माननी चाहिए थी, और क्या पाकिस्तान या दूसरी कंट्रीज़ जो IMF का लोन ले रही होती है उनके पास ये ऑप्शन भी होती है। एंड फाइनली कि जो एक ग्लोबल US बेस्ड ऑर्डर है फाइनेंशियल सिस्टम जिसमें डॉलर की बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्या उसको चैलेंज किया जा सकेगा या नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए हमने दावत दी है माई ओपोनेंट एंड माई फ्रेंड एज वेल, Ahsan Tariq Sahab. Welcome to the show. Ahsan Tariq is a member of the faculty here at World Times Institute and he is an expert on US history, current affairs, Pakistan affairs और history के ऊपर और इन events के ऊपर बड़ी अच्छी नज़र रखते हैं। मैंने भी इनसे काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। तो Ahsan, आप मुझे बताइए, अगर मैं शुरू करूँ आपसे, तो सबसे पहले वैसे एक जनरल बात करते हैं ताकि ऑडियंस को भी एक कॉन्टेक्स्ट मिल जाए कि IMF कब बना, फंक्शनैलिटी क्या है, समथिंग अबाउट दैट। थैंक यू सामा फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, एक सर्टन किस्म की मिस रिप्रेजेंटेशन इंटरनेशनल कम्युनिटी और मीडिया में हमें नज़र आती है विद रिस्पेक्ट टू IMF। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द रूट्स ऑफ IMF और कहाँ से आया था। सो 1944-45 इस पीरियड के दौरान जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, उसके सिलसिले में हमें पता है कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को तरतीब देने की कोशिश की गई और बहुत सारे ऐसे इदारों का क़याम किया गया जिनका मकसद था कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। बट द रूट अगेन इज़ दैट, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमें पता है कि बहुत सारे कंट्रीज़ स्पेशली जर्मनी वगैरह इन्वॉल्व थे उन तमाम चीज़ों में कि अगर इकोनॉमिक्स को हम सही तरीके से हैंडल नहीं करेंगे, दे विल इवेंचुअली कम टू बाइट अस बैक। तो इस सिलसिले में एक लिबरल वर्ल्ड की तरफ से एक आइडिया जनरेट किया गया कि दे शुड हैव अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। सो IMF बेसिकली प्राइमरली अपनी पहली फंक्शनैलिटी में इज़ अ बैंक। इट इज़ अ बैंक। तो बैंक की कोई जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के साथ कमिटमेंट्स है, उसमें IMF की कमिटमेंट ये है कि वो उन तमाम कंट्रीज़ की असिस्टेंस करेगा, प्रोवाइड करेगा, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दैट इज़ द मॉनेटरी असिस्टेंस। जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक्स, तो एक बहुत बड़ा प्रोव्यू है जो आर्टिकल 3-4 के अंदर हमें नज़र आता है। लेकिन अगर मैं प्राइमरी 3 रीजन्स की बात करता हूँ कि वो क्या करता है, तो नंबर 1 इज़ सर्वेलेंस, कि वो नज़र रखता है, उनके पास फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की ऐसी टीम होती है जिनका मकसद है कि वो आइडियलाइज कर सकें, देख सकें कि इस कंट्री में प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनको पिन पॉइंट कर सकें। सेकेंड वन इज़ द टेक्निकल असिस्टेंस। अगर किसी किस्म के लोग चाहिए, आपको टेक्निकल ट्रेनिंग चाहिए, इकोनॉमिक्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ के बारे में, दे विल प्रोवाइड यू दैट। एंड देयर फाइनल बेसिक जो एजेंडा है वो आता है हमारे पास लैंडिंग का, कि वो आपको लैंडिंग कर दें। यहाँ पे 2 टर्म बड़ी रैम्पेंटली लोग थ्रो कर देते हैं इधर उधर, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और फिजिकल डेफिसिट और इस तरह की चीज़ों को, बट दे आर रियली रेलिवेंट कि कंट्री जब आपस में ट्रेड करते हैं तो देयर शुड बी अ बैलेंस अमंग दैट। और अक्सर औकात बल्कि मुझे लोगों को सुनने को मिलता है कि सर वो जो हमने डॉलर भेजे हैं वो किस जहाज़ में गए थे अमेरिका के पास, और जो हमने मंगवाए वो किस जहाज़ में आए थे। तो ऐसे नहीं होता। देयर शुड बी अ बैलेंस दैट हैज़ टू बी एस्टैब्लिश बिटवीन नेशन एंड बिटवीन IMF। तो IMF इज़ प्राइमरली अ बैंक। तो उस बैंक को एक बैंक ही समझना चाहिए। बैंक कैन बी यूजफुल एंड बैंक कैन बी डैमेजिंग डिपेंडिंग अपॉन योर ओन पॉलिसीज़। थैंक यू एहसन, थैंक यू। इसके अंदर थोड़ी सी एक चीज़ ये भी है कि IMF जब शुरू में बना, जैसे आपने कहा है, तो उसका मॉनेटरी सर्वेलेंस और एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी पर्पस था शुरू के अंदर। बट जो आपने ब्रेटन वुड्स का नाम लिया, ब्रेटन वुड्स इन शॉर्ट ये था कि क्योंकि वर्ल्ड वॉर्स के बाद, स्पेशली आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 जब ये बना है, तो US वॉज दी ओनली इकॉनमी दैट वाज द मोस्ट रेजिलियंट, द मोस्ट प्रॉफिटेबल, रिच, और जो यूरोपियन इकॉनमी सारी अंडर डेट थी। तो उन्होंने दे एंडेड अप गिविंग ऑल ऑफ द गोल्ड रिजर्व्स टू US। तो उन्होंने ये कहा कि पूरी दुनिया की जो करेंसीज़ हैं वो डॉलर के साथ और डॉलर गोल्ड के साथ हम पैक कर देंगे, उसको अटैच कर देंगे। लेकिन इसको कहते हैं कि जी करेंसी की सेकंड स्टेज थी, किसी कमोडिटी बेस, किसी मेटल बेस के ऊपर हमने रखी। लेकिन थर्ड फिर आई फिएट करेंसी 1971 के अंदर। जैसे जैसे US बढ़ता गया, उन्होंने कहा यार डॉलर के रिजर्व्स तो और गोल्ड के रिजर्व्स तो इतने हैं ही नहीं जितने बार डॉलर्स की ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट के लिए। आपको पता है ना कि 1945 के बाद द ग्रेट एक्सेलरेशन शुरू हुई थी, जिसके अंदर उन्होंने ट्रेड एकदम से दुनिया में बहुत बढ़ा था।
जो सेकंड कमिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, बिल्कुल, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल पहले जंग में थे। अब अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि डॉलर ही क्यों, राइट, इसको हम डिस्कस करते हैं ना एंड पे, इसको हमने ज़रूर डिस्कस करना है, डॉलर ही क्यों जी। अच्छा, तो जब 1971 में प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन टीवी पे आए और उन्होंने ब्रेटन वुड्स को डिसॉल्व कर दिया था, अच्छा उसके बाद से आईएमएफ ने भी अपना जो रोल था ना, स्कोप जो था, वो बहुत एक्सपेंड कर दिया एकदम से। तो वो डायरेक्ट पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, डायरेक्ट आइडियोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट, नज़रियाती, क्या आप डिक्टेटर हैं, आप थियोलॉजिकल किसी बेस पे कंट्री हैं, ये क्या है, कम्युनिस्ट तो नहीं है, उनको हमने नहीं देना। तो ये थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं कि बिगिनिंग्स थी आईएमएफ की, जो कि थोड़ी बहुत क्वेश्चनेबल बनने लगी उनके ऊपर। तो बाकी आपने बड़ा अच्छा बता दिया है। अच्छा, दूसरा मैं आपसे ये क्वेश्चन एक और कर लेता हूँ, क्वेश्चन क्या बल्कि डिस्कशन में, कि आप मुझे बताएं, मेरी तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी करूँगा, और मैंने इस पर लिखा भी काफ़ी है कि आईएमएफ हम जा रहे हैं और वो ये अलग बहस है, हमारी अपनी गलती है। आईएमएफ खुद आपके पास नहीं आता कि हमसे लोन ले, आपने जैसे कहा ना लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, वो बिल्कुल लेंडर ऑफ द, लेकिन आईएमएफ इन ऑफ इटसेल्फ क्या मुल्कों के लिए पॉजिटिव है या नहीं, इस पे ज़रूर नज़र रोशनी डालें। अच्छा, इसमें मेरी बड़ी एक क्रिटिकल सी राय आती है, और वो ये कि आईएमएफ को एक बैंक के तौर पे देखना चाहिए। इट इज़ अ बैंक। आप किसी भी बैंक के पास जाएं पाकिस्तान में भी, एंड यू जस्ट आस्क देम अ गुड अमाउंट ऑफ hefty amount of loan, they will not give you that loan, I can assure you that। और उसकी रीज़न ये है कि दे विल डिमांड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू, लाइक वो लीन के लिए कोई चीज़ कहेंगे, कोई चीज़ गिरवी रखवाने की बात करेंगे, कुछ आपसे रीपेमेंट प्लान के बारे में बात करेंगे। आईएमएफ इज़ द सेम बैंक। वो किसी भी कंट्री को लेंडिंग करते वक्त या उनके बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से निकालने को रीपेमेंट प्लान करता है, जो कि उस कंट्री के फाइनेंस स्पेशलिस्ट और मोस्ट डोमिनेटली फाइनेंस मिनिस्टर्स वगैरह खुद जाके साइन करके आते हैं कि हम ये काम करेंगे। अब द प्रॉब्लम इज़ कि आईएमएफ इज़ इन दैट कंसिडर, जो हम करते हैं कि वो इंटरफेरेंस कर रहा है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के अंदर या इकोनॉमिक स्फेयर के अंदर। वो रीज़न क्या है? वो रीपेमेंट प्लान पैकेज, जो आर्टिकल क्लॉज 7 है, जिसको बड़ा मशहूर कहा जाता है द डेंजरस क्लॉज, उसके मुताबिक वो काम करता है कि मुझे पैसे कैसे वापस करेंगे, एंड यू डोंट हैव एनी रीपेमेंट मैकेनिज्म नहीं है। और वो ना होने की रीज़न ही तो यही है कि आप जा रहे हैं उनके पास। सो व्हाट दे आस्क यू, दे गिव यू ऑप्शंस कि अच्छा ये जो आपकी चीज़ है एक ऑयल नाम की, इसमें अगर 10 रुपये इंक्रीज़ करते जाएँ तो साल के आपको 250 मिलियन रुपीज़ मिलेंगे। आपने वो क्या करने हैं? आपने वो मुझे देने हैं ताकि मैं अपनी जो पेमेंट है वो रिकवर कर सकूँ। एंड देन इफ़ यू हैव अ बिगर क्राइसिस, ज़्यादा पैसे ले रहे हैं तो कहेंगे बिजली को भी इसमें ऐड कर दें, बिजली के 5 रुपये यूनिट बढ़ा दें, जो एक्स्ट्रा पैसे होंगे वो मुझे मिलेंगे। और एकदम से यहाँ पर वो एक डेजा वू होता है, ओह अच्छा ज़बरदस्त, दिखाएं साइन करते हैं, और एकदम से सारे साइन कर देते हैं। एंड देन द सिमिलर पॉलिटिकल क्लास वो यहाँ पर आके पोर्ट्रे करती है कि हमारे पास ये चीज़ हमसे आईएमएफ करा रहा है, हम मजबूर हैं, हम नहीं करना चाहते थे। यू वर देयर, यू साइन दैट डॉक्यूमेंट, यू आर पार्ट ऑफ द होल मैकेनिज्म। सो बिफोर वी गो एंड ब्लेम हिथर्डो, ब्लेम्स हम थ्रो करते हैं आईएमएफ के ऊपर कि आईएमएफ ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, वी एग्री टू ऑल ऑफ दैट। और उसके बाद फिर यहाँ पे एक पॉलिटिकल केओस क्रिएट किया जाता है और जानबूझ के सियासी बनाने की कोशिश की जाती है, विच इज़ आई थिंक इट इज़ अ डिससर्विस टू द आईएमएफ कि एक ऐसा इदारा है जो कॉन्स्टेंटली अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स की वजह से मजबूर है कि वो आपको असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। दे आर नॉट बाउंड टू, बट दे आर बाउंड बाय द इंटरनेशनल कमिटमेंट्स। तो अगर वो आपकी मदद कर रहा है तो यहाँ पर आकर आप उसको कह रहे हैं कि वो बुरा है। मेरा ख्याल है आईएमएफ इज़ ए मसीहा फॉर अ लॉट ऑफ कंट्रीज। You speak like a truly US prone, US inclined person, but ठीक है, लेकिन आपकी ये है। मैं आपको इसके कुछ ऑपोजिट अगर पॉइंट बताना चाहूँ, IMF देखें, IMF हर चीज़ का, IMF क्या हर चीज़ का ही पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, लेकिन हम उसको उसकी एक तो स्केलेबिलिटी भी देखते हैं कि वो चीज़, अगर आप बैंक की एग्जांपल ले रहे हैं, बैंक डील कर रहा है इंडिविजुअल से, IMF डील कर रहा है बिलियंस ऑफ पीपल फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है जी, उनके फ्यूचर से, उस मुल्क के सोवरेनिटी से, मनी सोवरेनिटी और सब कुछ। IMF के जो उन्होंने बनाया स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, विच इज़ पार्ट ऑफ व्हाट इज़ कॉल्ड वाशिंगटन कंसेंसस, इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह ज़रूर बात करेंगे। उसके अंदर अगर आप उसकी स्टडी करें, अभी टाइम नहीं है हमारे पास, हम नहीं जा सकते, तो जो उसकी आपकी 10 या 11 क्लॉजेज हैं, वो डायरेक्टली पता लगता है कि इट इज़ देयर टू अपहोल्ड करंट इंटरनेशनल ऑर्डर, मॉनेटरी ऑर्डर, financial order, which is of course ran de facto by the United States of America. IMF की अपनी जो स्कोप है उसके अंदर शामिल है कि उसने ममालिक की हेल्प करनी है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी में, उनकी डेवलपमेंट में, उनकी पॉवर्टी एलिविएशन के अंदर। और मैं आपको पॉइंट बताऊंगा कि ये रीज़न है IMF के ऊपर इतने जो इल्ज़ामात थे
कि IMF ने अभी अपना पॉवर्टी रिडक्शन और डेट कैंसिलेशन और ये प्रोग्राम शुरू किया आफ्टर कोविड, बिकॉज IMF हैज़ कन्फेस्ड इटसेल्फ कि हमने इन जगहों पे अच्छा परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि आपको पता है ना, वो कहते हैं हम ईवल तो हैं लेकिन थोड़ा सा ज़रा कम कर लेते हैं अपने आप को, अपनी ईवलनेस को थोड़ा छुपा लेते हैं, द लेसर ऑफ द ईवल। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा ये है कि मेरे पास कुछ निकाले थे फैक्ट्स एंड फिगर्स भी, उसमें मैं आता हूँ, लेकिन IMF के जो प्रोग्राम में सबसे बड़ी बात है कंडीशनैलिटी। आपने बात की, बैंक भी कंडीशनैलिटी का कहता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन IMF के पास जाने का पर्पज़ ये होता है कि यू आर अंडर डिस्ट्रेस एंड देन यू वांट दैट डिस्ट्रेस टू गो। बट IMF की जो पॉलिसीज़ है आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट की अथॉरिटी है, उसने बताया कि आपकी क्योंकि स्पेंडिंग कट करनी पड़ती है, आपकी अपनी प्राइसेस बढ़ानी पड़ती हैं, ऑस्टेरिटी मेजर्स करने पड़ते हैं। इसी तरह एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिसर्च है, उन्होंने बताया कि आपको इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ते हैं जी, टाइटनिंग करनी पड़ती है। इस सब की वजह से उन्होंने नोट किया है कि जो पॉवर्टी है लेवल्स, वो तमाम वो कंट्रीज जिन्होंने IMF प्लान लिया उनमें बड़ी है, कम नहीं हुई। सेकेंड, डेवलपमेंट का लेवल जिन्होंने IMF का प्लान लिया उसमें बड़ी है, कम नहीं हुई। थर्ड, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 1997 के अंदर, थाईलैंड, मलेशिया, चाइना और ये सब शामिल थे उसमें। आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लगता है आपको ऑफ कोर्स पता है कि इधर IMF कितना गलत था, लेकिन अच्छा वो क्राइसिस क्यों आया था? जो आपने लिबरलाइजेशन का वर्ड बोला था उसके अंदर आया था कि उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का मतलब ये है कि आप बाउंड्रीज खत्म करते। तो अगर आप एक कंट्री है, मैंने आपके कंट्री में एज अ मल्टीनेशनल कुछ 1500 बिलियन, कितने भी कुछ हज़ारों मिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो मैं उसका प्रॉफिट एकदम से रिपैट्रिएट कर सकता हूँ। आपको पता है कि चाइना इस वक्त इसको अलाउ नहीं करता, ये ममालिक भी अलाउ नहीं करते थे, बट किसी तरह इन्होंने किया, थाईलैंड के अंदर से प्रॉफिट बाहर गया एंड द करेंसी स्टार्टेड टू फ्री फॉल करने लग गई, क्योंकि एकदम से जब पैसों की, अब हम पाकिस्तान ने भी सफ़र किया ना, जब डॉलर निकल जाते हैं तो आपकी अपनी करेंसी का क्या हाल होता है। IMF ने, मैं पिछले पॉडकास्ट में भी एग्जांपल दी कि इन्होंने आपस में डिसाइड किया कि हम लोग $100 बिलियन का कुछ फंड बनाएंगे एंड हम लोग उसको आपस में रिजॉल्व करते हैं। लैरी समर्स, US ट्रेजरी सेक्रेटरी एट दैट टाइम, ही फ्लू फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्रॉसिंग ऑल द ओशंस, पैसिफिक, अटलांटिक ओशंस, लैंडेड इन थाईलैंड, और उसने कहा कि नहीं, यू विल हैव टू गो थ्रू IMF फॉर दिस। मेरे इसमें अभी लिखा भी हुआ है कि जो वो कंट्रीज जिन्होंने उस पर इम्प्लीमेंट किया था, दे वर वेरी बैड इन टर्म्स ऑफ, अभी दे फेड बैड अभी आगे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में। मलेशिया और चाइना ने नहीं किया था, वो ज़्यादा उससे पहले बाहर आ गए। इसी तरह अर्जेंटीना के अंदर ये हुआ है, उन्होंने कैटेगोरिकली बताया कैटेगोरिकली कि इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट के अंदर डिक्लाइन की वजह से उनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका सोशल सेफ्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इफेक्ट हुआ है 2001 में। इसलिए अब IMF के पास वो नहीं, एक्वाडोर के अंदर भी यही हुआ, बोलिविया के अंदर भी यही हुआ, और भी बड़े ममालिक हैं जिनके अंदर ये हुआ है। अच्छा, सॉरी, चिली और ब्राज़ील भी, चिली और ब्राज़ील, सदर्न कॉर्न, अगर नेओमी क्लाइन की बात करें, वो भी इसके ऊपर, मतलब क्रिटिक के ऊपर तो हम बड़ी देर बात कर सकते हैं। मैं एक दो बस और पॉइंट करूँगा। इसी तरह ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, वो भी ये कहती है कि स्पेंडिंग जो कर्टेल करते हैं, जो आप सेफ्टी नेट्स के ऊपर पैसा कम करना पड़ता है हमारे पाकिस्तान में, एग्जैक्टली ये ऑडियंस समझ सकती है, सब कुछ हो रहा है अभी। 112% इंक्रीज इन गैस प्राइसेस, 112%। ट्रू। पेट्रोल प्राइसेस 300 रुपीज़ ट्रू पे अभी जाएंगी, अभी हो रही हैं, हर चीज़ महंगी हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि IMF के पास गए हैं, वो पैनिक स्ट्रिकन जो एक इकॉनमी होती है उसको वो अपीज़ करने के बजाय, उसको वो रिवर्स करने के बजाय, उस पैनिक को वो ज़्यादा बढ़ा के, उसकी वो जो एक स्पाइरल, डाउनवर्ड स्पाइरल होता है, उसको एनहांस, एक्सपीडाइट नहीं कर देती। ट्रू, राइट। अच्छा, ये जो आपने बात की ना, ये तमाम पॉपुलिस्ट लेवल पर ना बड़ी नज़र आती है, अवाम भी इसके ऊपर बात कर रही होती है कि IMF ये कर लिया है, IMF ने साउथ अमेरिका के अंदर कुछ नहीं किया। आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ अफ्रीका बेसिकली। सो द थिंग इज़ कि आप IMF के पास जा रहे हैं मदद के लिए, उसामा, कॉन्स्टेंटली, हर साल, हर ऑल्टरनेट ईयर, 15 दफ़ा, 19 दफ़ा, यू आर नॉट अप्लाइंग द स्ट्रेटनिंग मैकेनिज्म जो आपको दिए हुए, जिनकी आपने बात की, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स हैं, आप लोग नहीं अप्लाई कर रहे। 1990 से लेके आज तक 2021-22-23 चल रहा, सॉरी, अभी तक एक दफ़ा भी कोई भी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम पूरा नहीं किया, हमने नहीं किया। अच्छा, यही बात 1991 के अंदर IMF की अपनी रिसर्च और बाद में फिर एशियन डेवलपमेंट रिसर्च की कंडक्ट की है। जॉन बड़ा मशहूर नाम है उनका, केस आता है, और उन्होंने बताया कि ये अफ्रीका तबाह हो गया। बेसिकली अफ्रीका में IMF घुसा, एक एक करके तकरीबन 11 कंट्रीज़ को तबाह करने के बाद उन्होंने हाथ जोड़ ली कि हम नहीं जाएंगे IMF के पास। सो दे वर कंसर्न अबाउट द फैक्ट कि व्हाई इट इज़ हैपनिंग, क्यों हो रहा है। तो पता चला कि ना तो कोई स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम पूरा कर दें, एंड देन देयर इज़ अ हाई लेवल ऑफ करप्शन, बहुत बड़े लेवल ऑफ करप्शन वहाँ पे फैली हुई। तो जो बेचारा बैंक आपको हाथ जोड़ के मैकेनिज्म दे रहा है कि भाई ये काम करो ताकि आइंदा मेरे पास ना आना पड़े,
आपने वो काम नहीं करने, तो फिर आप फिर उसके पास जाते हैं हाथ जोड़ के, तो वो आपको टफ से टफ क्लॉजेस देगा, दैट्स एनी बैंक। और जितनी आपकी क्रेडिट रेटिंग गिरेगी, हमने क्रेडिट रेटिंग को बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया ना इसके अंदर, जितनी क्रेडिट रेटिंग गिरेगी ड्यू टू योर बैड फाइनेंशियल डिसीजंस, वो दोबारा आपके लेंडिंग प्रोसेस को उतना ही मुश्किल बनाएंगे। तो जब हम IMF के पास दोबारा जाते हैं, हमारी क्रेडिट रेटिंग डाउन होती है, उतनी ही सख्त हमारे पर शराइत लागू की जाती हैं जो कि कोई भी बैंक करेगा IMF की जगह पर। वो कहते हैं ना, समटाइम्स when you replace a system with another system, it is as oppressive as the previous one and then you start remembering that one. So अगर आप IMF को रिप्लेस कर देंगे, तबाह कर दें, ख़त्म कर दें, इसकी जगह पर जो सिस्टम आएगा, सिंस यू आर वेरी मच ईस्टर्न डोमिनेटेड किस्म के, और आप कहते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के AII भी आ जाता है, EXIM भी आ सकता है, तो वो भी यही शराइत लागू करेगा। हमारे दोस्त कंट्रीज़ जो कॉन्स्टेंटली हमारी मदद करते रहे, उन्होंने आके क्यों हाथ छोड़ दिए? वो तो IMF नहीं है, ना ही वो शराइत लगा रहे। UAE, सऊदी अरेबिया, चाइना ने लास्ट ईयर आके हाथ जोड़ लिए कि नहीं करते हम आपके साथ डील, भाई खुदा का वास्ता खुद कर लो। अच्छा, सेकंड बात जो आपने की लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर की और US डोमिनेट की, तो US इज़ द बिगेस्ट फंडर ऑफ IMF को टोटल जो इस पर उनके पास जो रिजर्व्स हैं ना, वो $1 ट्रिलियन के हैं जो उन्होंने रखे हुए हैं दुनिया की मदद करने के लिए। और कोरोना के बाद ऑलमोस्ट 50% $500 बिलियन सॉरी, वो इस्तेमाल कर चुके हैं, और हमारे जैसे ही और दूसरे बहुत सारे ज़रूरतमंद कंट्रीज़ को दिए हैं। इसमें यूरोपियन क्राइसिस भी बेसिकली इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करेंगे, यूरो जोन वाला जो आया था। सो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर में व्हेन US इज़ एट द हेल्म ऑफ अफेयर, politically, militarily, strategically, economically as well, they will try to assert their hegemony. So every other country is getting in line, Europe is getting in line. एक लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर में डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, एंड वी आर ओके विद दैट। पाकिस्तान इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, पाकिस्तान इज अ कैपिटलिस्ट कंट्री, और उसमें आके फिर हम एकदम से अपनी ज़ाविये बदल लेते हैं कि नहीं US के ख़िलाफ़ होना है और ये करना है और वो बोलना है। वाई इज़ दैट भाई? क्यों करना चाह रहे हैं आप IMF के साथ हैं, एक मोहसिन कंट्री, एक मोहसिन इदारा है, आपकी हेल्प करता रहा, उसके साथ रहें आप, दैट इज़। और US डोमिनेटेड वर्ल्ड ऑर्डर से डिनाई करना कोई बुराई नहीं है। We have been a part of that world order. We took benefits of that world order. 2001 के अंदर जब वॉर ऑन टेरर स्टार्ट हुई थी, IMF ने हमारे डेट को रिस्ट्रक्चर किया था, US ने डेट को माफ़ कर दिया था। कोलेशन सपोर्ट फंड में खाली $14 बिलियन दिए हमने पाकिस्तान 2015 तक। तो ये सारे मज़े लेने के बाद, सारी बेनिफिट्स लेने के बाद एकदम से हमें याद आ जाता है कि IMF जो वो बुरा है। ठीक है, लेकिन अच्छा, अब मुझे पता है, ऐसा लग रहा था कि मैं ब्लूमबर्ग पे या द इकोनॉमिस्ट पे कोई वेस्टर्न माउथ पीस को ना कोई चीज़ पढ़ रहा हूँ या कोई दूसरा पर्सपेक्टिव नहीं। यू वर लिटरली चेरी पिकिंग, ठीक है, वो चीज़ें जो थी पहले से बड़े पॉइंट्स हैं। सबसे पहले बात करते जो आपने जो पॉइंट ऑफ व्यू बताया या जो कॉइन की एक साइड दिखाई है, ये तो आप एग्री करेंगे ना कि इसकी दूसरी साइड भी होती है, ठीक है। और हम जो भी बात करते हैं, मतलब आप अच्छा कहें बुरा, उसकी दूसरी साइड तो ज़रूर है, मस्ट देयर इज़ एन ऑल्टरनेटिव नैरेटिव एज वेल, ठीक है। आपने बात की कि हमने उसका फ़ायदा, और मैंने शुरू में कहा था कि ये पाकिस्तान के साथ कोरिलेट नहीं अभी हम कर रहे। मैं IMF को एज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर एम्बिट, स्कोप, जुरिस्डिक्शन, जो उनका पॉजिटिव रोल होना चाहिए था, मैं उसके मुताबिक उसको देख रहा हूँ। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, चले मैं अपनी बात तो नहीं करता, आई एम नोबडी। द पॉइंट इज जोसेफ स्टिग्लिट्स, नोबेल लॉरिएट, चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड बैंक। आप ग्लोबलाइजेशन पे उनकी ग्लोबलाइजेशन एंड डिसकंटेंट्स बल्कि किताब है जिसके अंदर उन्होंने इस पे तनकीद का निशाना बनाया। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं आई वुड वांट टू बिलीव दैट मैन बिकॉज ही हैज वर्कड विद बोथ ऑफ देम, एंड ही इज अ प्रोपोनेंट ऑफ न्यूलिबरल वर्ल्ड ऑर्डर। एब्सोल्युटली। अगर आप कैपिटलिज्म की भी बात करें, मैं आपको सिर्फ कॉन्टेक्चुअलाइज कर रहा हूँ, तो आई डू नॉट, व्हेन आई क्रिटिसाइज कैपिटलिज्म इन इट्स करंट फॉर्म, इट मीन्स आई एम ओनली क्रिटिसाइजिंग इट इन इट्स करंट फॉर्म, द वर्जन। इट इज़ नॉट दैट आई एम क्रिटिसाइजिंग द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ कैपिटलिज्म, दोनों में फ़र्क है। सो व्हेन आई एम क्रिटिसाइजिंग IMF, मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, मतलब ग्लोबल स्टेबिलिटी की एक ऐसा होना चाहिए, वो एक और वैसे एक ही क्यों हो, मल्टीप्लिसिटी होनी चाहिए, हमेशा मल्टीप्लिसिटी होनी चाहिए, और हो भी गई है। हम एक दूसरे सेगमेंट में डिस्कस करेंगे कि ऑल्टरनेटिव्स का क्या क्या आ चुके हैं। लेकिन IMF अगर एक भी है तो क्या इज़ इट डूइंग व्हाट इट वाज सपोज्ड टू डू? IMF की रिसर्च आपने माना है कि अपनी रिसर्च थी, अभी उन्होंने अपना प्लान किया, डू यू नो, अभी उन्होंने इस चीज़ को आप कह रहे हैं उन्होंने एग्री भी किया है, उन्होंने इसके लिए अपने 3-4 डेट रिलीफ के, डेट फॉरगिवनेस के, पुअर इनकम कंट्रीज़ के कुछ प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए हैं। एग्जैक्ट DSSI है और काफ़ी क्रेडिट लाइन्स भी लॉन्च किए हैं। बट द पॉइंट इज़ कि अगर आप इन ऑथर्स को पढ़ें, नोबेल लॉरिएट जोसेफ स्टिग्लिट्स, नेओमी क्लाइन को पढ़ें, जो उनकी प्राइवेटाइजेशन की थ्योरीज हैं, जो उनकी है कंडीशनैलिटी है, जो इनकी अपने प्रोटेक्शनिस्ट, वो कहते हैं फ्री ट्रेड करें, फ्री फ्लोट करें करेंसी को, पाकिस्तान में किया था, इट प्लंज्ड 13% इन 1 day। कैन यू इमेजिन द लॉस एवरी बिजनेस वुड हैव सफर्ड?
मेरा पॉइंट ये है कि मैं प्रैग्मेटिक तरीके से देखता हूँ, आप आइडियोलॉजिकल बेशक देख ले, प्रैग्मेटिक। IMF ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, लैटिन अमेरिका का जो डेट क्राइसिस था वो IMF ने सॉल्व किया, बट और यूरोजोन वाला यूरोजोन में। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अप्रोच कि आप एक ही सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को, वो एक रिसर्च पेपर भी था, उन्होंने कहा है कि 37% पुअर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड अगर आप लें, तो हाउ कैन IMF एन एजेंसी विद 1000 इकोनॉमिस्ट ऑन द 39th और पता नहीं कौन सी वॉल स्ट्रीट जो है उस पर बैठ के दे कैन डिसाइड द फेट ऑफ दोज बिलियंस ऑफ पीपल। उनको जो बॉयलर प्लेट अप्रोच है, जो ऑस्टेरिटी मेजर है, उसको थोड़ा सा कस्टमाइज करना चाहिए। आपको पता है, हम मानते हैं हर एक रीजन की अपनी टोपोग्राफी से लेके डेमोग्राफिक्स, हिस्ट्री, हर चीज़ डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है। तो द होल पॉइंट इज दैट IMF एग्जिस्ट, नोबडी सेइंग कि IMF ना एग्जिस्ट करे, कंपटीशन में मैं बिलीव करता हूँ, बट इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आपको पता है कि आपने कहा साइन करते हैं, हम लोग शुरू में बात की थी ना, साइन करते हैं और वो लोग हम करते हैं। डू यू नो द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन IMF होल प्रोसीजर, बैकडोर, ये तो किताबों में और किताबों में आर्टिकल्स में नहीं ये बातें आएंगी, यू विल हैव टू रीड बुक्स फॉर दैट, वेयर बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स IMF डिसाइड्स द फ्यूचर। जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ ने बताया था कि देयर हैव बीन केसेस जहाँ नीचे इंस्ट्रक्शन सेम थी, ठीक है, एक ही थी, ऊपर कंट्री का नाम हटाना भूल गए थे। कर वो इजिप्ट के लिए रहे थे, नाम इंडोनेशिया रह गया था, तो मीटिंग के अंदर उन्होंने वही फाइल डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। दिस हैज हैपेंड इन IMF, राइट? तस्वीर है, मैं कोशिश करूंगा कि ढूंढ के दिखाऊं कि मैंने पहले बताया था कि थाईलैंड के प्रेसिडेंट नीचे बैठा है एंड द IMF ऑफिशियल इज स्टैंडिंग ऑन हिज हेड एंड ही इज साइनिंग द पेपर, डिक्टेट करवा रहा है। तो द पॉइंट इज कि आप अपने एम्बिट को, और रेटिंग एजेंसीज की बात की आपने, IMF से रिलेट करती है। डू यू नो कि रेटिंग एजेंसीज का रोल 2008 के सब प्राइम मॉर्गेज जो क्राइसिस था उसमें कितना नेगेटिव आया, बहुत गलत रोल। मतलब अभी कल मैं बात कर रहा था ये टीवी पे कि हमने CCC- हमें रेटिंग दे दिया, फिच ने हमें आउटलुक भी नहीं प्रोवाइड किया। तो इन रेटिंग एजेंसी से काम क्या ये होना चाहिए कि व्हेन द कंट्री इज ऑलरेडी इन अ फाइनेंशियल क्राइसिस, सो यू डू दिस सो दैट, आपने खुद कहा ना, हमारी तो लैंडिंग मुश्किल हो जाएगी, हमें तो इंटरेस्ट रेट को 30% देना पड़ेगा जब हमारा कोई लोग डेट लेंगे। क्यों फेवर करें आपको? अच्छा, अगर ये आर्ग्यूमेंट ये होता कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान कैन दे पुट द ब्लेम ऑन IMF, देन एब्सोल्युटली नो। मैं आपको यही पॉइंट कह रहा हूँ, आपके सारे आर्ग्यूमेंट्स वैलिड हैं। मैं विद वंस अगेन रीफ्रेम कर रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग अबाउट IMF एज एन इंस्टीट्यूशन। अच्छा, अभी इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बिल्कुल रेज किया कि आई हैव टेकन अ यू टर्न, ठीक है, एंड दैट आई बिकम एन आइडियलिस्ट एंड यू बिकम अ रियलिस्ट। ट्रू। देखें, वंस अगेन नॉन बाइनरी अप्रोच, आइडियलिज्म, सम सॉर्ट ऑफ आइडियलिज्म तो इंपॉर्टेंट है ना दुनिया को तरक्की करने के लिए, अदरवाइज गॉड फॉरबिड अगर वो ना हो तो हम कहें यार जाएंगे तो बस ऐसे ही होते रहे, ऑप्रेसर है तो ऑप्रेसर ही रहे, ये है तो यही। सिस्टम्स को एक्नॉलेज करते हुए मेरा वर्जन ऑफ रियलिज्म ये है कि ऑफ कोर्स यू एक्नॉलेज व्हाट इज हैपनिंग और व्हाट हैपेंस, एंड विद इन दैट जो एक रियलिस्टिक प्रैग्मेटिक अप्रोच होती है उसके मुताबिक आप इसको चेंज करने की कोशिश तो करेंगे ना। दैट इज फेवरेबल टू यू, that is favorable to me, वो वहाँ why should the system modify itself to favor you? तो why have the system already modified to become favorable only to a handful of countries, which is Europe and US? They have designed the system, Osama. How did they design it? They made the system. How did they design They were it? powerful countries economically, politically, strategically. So that's हर लिहाज से powerful है. it's a cyclical argument. How did they become rich? By exploiting, right? Yes, that's the thing. So we came back to the again realism portfolio. हाँ, right. तो या तो हम इतने, मैं IMF को बिल्कुल हक में नहीं हूँ, ठीक है, आप IMF पे गोली मार दें, आप ना जाएं, आप इस काबिल तो हो नहीं। तो मैंने कब कहा कि पाकिस्तान उसको करे रिफ्रेज, मैं पाकिस्तान नहीं कह रहा, मैं ग्लोबल की है, ग्लोबली लेवल पे चलेंगे। अच्छा सेगवे है अगले सेगमेंट में जाने के लिए, ऑल्टरनेटिव्स की बात, इसी की बात करें ना हम, ठीक है। So let's talk about. Let me rephrase it. Right. What are the possible alternatives of IMF for the international community in general and Pakistan specifically? देखिए, सबसे पहले तो जो ऑलरेडी ऑल्टरनेटिव हो चुका है, बन चुका है, दैट इज इन द शेप ऑफ चाइना। एक रिसर्च में पढ़ा था, उसमें अगर आप 1% ऑफ GDP का अपना लोन इफ यू टेक फ्रॉम IMF और फ्रॉम चाइना, तो आपके 6% पॉइंट तक लोन जो होता है इन टर्म्स ऑफ मनी, वो IMF से लेने की डिस्करेजमेंट आपको आ जाती है। मतलब चाइना हैज अपीयर्ड टू बी वन ऑफ द sort of upcoming alternatives to IMF, not completely, ठीक है, उसमें you have the upper hand because मुझे acknowledge करना पड़ता है जो चीज़ है। अभी भी जो IMF का role as the lender of the last resort, no other bank or institution has been able to replace it. However, आपको पता है कि sea changes, fundamental changes, metamorphosis, ये सब चीज़ें होते हुए टाइम लगता है। पहले ज़माने में जब कहते थे कि
लैटिन को रिप्लेस किया जाएगा एज अ लैंग्वेज, पीपल यूज्ड टू लाफ लाइक यू हैव लाफ्ड राइट नाउ इन दिस पॉडकास्ट मैनी अ टाइम्स व्हेन आई हैव सेड कि IMF इज रॉन्ग, ठीक है? तो नाउ when we will talk about yuan or dollar, तो हमें हमारी सेंस में ये बात आती है कि यार डॉलर कैसे रिप्लेस हो सकता है, डॉलर कैसे रिप्लेस हो सकता है? अच्छा, एक ये तो आपने बात कर दी एंड आई वांट टू लाइक प्रोसीड द क्वेश्चन थोड़ा सा आगे जी कि हम चाइना इज नॉट एन इंस्टीट्यूशन, चाइना इज अ कंट्री, पहली बात है तो वो बायलैटरल रिलेशन वाले शुरू हो जाएंगे और बायलैटरल रिलेशन में पॉलिटिक्स, जियोग्राफिक्स, लॉट ऑफ थिंग वो भी इन्वॉल्व हो जाती है और हम चाइना को बहुत ज़्यादा देते हैं। 1% 6% वाली बड़ी अच्छी आपने एक रेशो बना दी। पाकिस्तान के साथ क्या किया चाइना ने? 2006 में FTA साइन कर लिया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मार्केट फ्लड कर दी हमारी, भर दी यहाँ पे चीज़ें ला के। Pakistan was the biggest producer of सिलाई machine, zero. Pakistan was the producer of fans, zero. Pakistan producer was small scale cottage industry, zero. At what cost? कौन सा लोन लिया है जो कि आपको IMF से अच्छे नहीं मिल रहे थे और आपने चाइना के साथ करके अपनी लोकल इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया? तो सिमिलरली So all my point here is all loans come with some kind of burdens attached. 110% I know, but you have to evaluate कहाँ ज़्यादा burden है, कहाँ कम. With China, lesser evil. तो in my opinion, China is the lesser evil. No country has ever exist or will ever exist without any inherent benefit to अक्टूबर themselves. 2000 ये पिछला गुजरा 22 वाला, चाइना पॉइंट ब्लैंक डिनाई कर दिया। हमारा क्राइसिस स्टार्ट हो रहा था, हमने रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़े, चाइना ने मना कर दिया, नहीं है मेरे पास। उनका अपना एग्जाम का स्कैंडल चल रहा है एवरग्रांड वाला, और शी की ओरिएंटेशन भी चेंज हो गई है, अब नहीं कर रहा वो, बिकॉज दे आर नॉट बाउंड और दे हैव एनी इंटरनेशनल कमिटमेंट। खाली चाइना ने नहीं, हमारे बाकी सब दोस्तों ने भी ये किया था। $19 billion pledged, not transferred. एग्जैक्टली। तो कौन नजर आ रहा था हमें आगे? कौन सी रोशनी की आखिरी किरण थी? आखिरी रोशनी की किरण हमें नजर आई है, दैट इज IMF। और फिर IMF को बुरा कर नहीं, अब मैं आपको, अगर आपने क्वेश्चन प्रोसीड किया, मैं IMF को बुरा इन ऑफ इटसेल्फ कह रहा हूँ, मैं किसी चीज के रिलेशन में नहीं कह रहा। नहीं, but we're talking about alternatives. So Alternatives, China- हाँ, अब मैं उस पे How आ रहा हूँ ना। about ADB? नहीं, मैं अब उस पे आ रहा हूँ ना, उसी पे आ रहा हूँ, ऑल्टरनेटिव्स पे। देखिए, दुनिया में इस वक्त चाइना हैज गिवन मोर, चाइना इज द ऑफिशियल लार्जेस्ट क्रेडिटर ऑफ द वर्ल्ड, इट हैज गिवन मोर टू द वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ डेट्स देन IMF एंड वर्ल्ड बैंक कंबाइंड, ठीक है? वी स्पीक अ लॉट अबाउट द डेट ट्रैप डिप्लोमेसी व्हिच न्यू इंपीरियलिज्म। हाँ, but the point is कि China was the only country to give loan to the Rajapaksa family in case of Hambantota as well. वो अलग से एक पूरा What है। happened to them? हाँ, तो अच्छा चलिए, I'll come to that. They gave loan to Zambia. What happened to that? Zambia, China what happened to that? actually denied a bailout to Zambia because उनके जो अपने loans थे, उनकी अपनी जो fiscal condition थी, वो अच्छी नहीं थी। 2016 का एग्जैक्टली यही वाइट पेपर है वर्ल्ड बैंक का। उन्होंने कहा है कि आप जानबूझ के लोन्स देते हैं ऐसे कंट्रीज को जी, और फिर उन पे प्रे अपॉन करते हैं। हाँ, तो ये अब पाकिस्तान इज एन एक्चुअली एग्जांपल फॉर दैट। अगर हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ना होती तो हमारे पास पैसे वापस करने के लिए कोई नहीं, ऑप्शन तो जो Atlantic.com है, Atlantic, ठीक है, Chatham House लंदन है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इन लोगों की रिपोर्ट्स हैं असल, दे हैव डिबंक्ड दिस डेट ट्रैप डिप्लोमेसी from 2000 to 2019। डिप्लोमैट ने डिबंक किया था वो हम्बनटोटा वाला। आई एग्री विद दैट। अटलांटिक के जर्नलिस्ट ने खुद किया है। मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि जब चाइना आता तो क्या कंडीशंस अटैच नहीं होती? नहीं, जो कंडीशंस अटैच होती हैं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, एंड आई मेंटेन दिस, कि जो कंडीशंस, चाइना डज नॉट लुक एट योर आइडियोलॉजी। आप क्या कहते हैं, कोई एक रिलीजियस स्टेट हैं, आप डिक्टेटरशिप हैं, आप डेमोक्रेसी है, जो मर्जी व्हाटएवर क्लैप्टुक जो भी है आपकी, चाइना विल नॉट बी कंसर्न विद दैट। ट्रू। मैं आपको बताता हूँ, चाइना ने, इट्स सपोज्ड टू बी द गुड पॉइंट ऑफ it चाइना। is good support, it has to be the good point of China, मतलब what is the job of anyone giving you money to take a look? अच्छा, पहले ये तो बताएं आपके beliefs क्या हैं in terms of मुल्क को चलाना कैसे है। ensuring money back, yes, China is also concerned with that। मैंने आपको कहा है, China denied a bailout to Zambia। बिलीव्स आपके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे इंप्लीमेंट करते हैं। अब फिर उसके ऊपर आपको बहस करनी पड़ेगी कि कौन से बिलीव्स किस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को यूएस के कॉम्प्लीमेंट करते हैं। यूएस के लोन्स आए 2001 से लेके 2015 तक हमारे पास, सोशल इश्यूज को एड्रेस किया, वुमेन एजुकेशन को, वुमेन एम्पावरमेंट को, ये लम्स बन गया। उसके बाद IBA की स्पॉन्सरशिप की, ये GC यूनिवर्सिटी के अंदर दिया। दे आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग अस गुड बेनिफिशियल। China brought the largest ever foreign direct investment from the past 75 years। So why आप उसको कैलकुलेट करें इकट्ठा। that is a question that student asked me कि ये क्या वजह है कि चाइना के 76 अरब डॉलर आ गए और डॉलर में चूं भी नहीं हुई ऊपर नीचे रेट के अंदर। तो डॉलर्स नहीं आए, you need to understand। एक सेकंड इन्वेस्टमेंट की बात की ना आपने, investment। FDI की बात की आपने, और
इसहाक डार जाके सऊदी अरब से $2 अरब लेके आता है, $10-15 नीचे हो जाता है। क्योंकि FDI इज नॉट डॉलर्स। तो फिर परसीव्ड बेनिफिट्स तो नहीं मिल रहे ना मुझे क्या फायदा हो रहा है? मेरी बात सुने, तो ये आप ना मेरी महंगाई कम हो रही है ना, कम से कम आपको ये बात नहीं करनी चाहिए। you know all of the people who are from मुशर्रफ से, वो सही बात करेंगे कि सही पैसे ले रहा था वो। मेरी बात सुने, you know कि perceived benefits एवरी लेवल पे डिफरेंट होंगे। आपको पता है पाकिस्तान की पिछले 12 साल के अंदर FDI की प्रोपोर्शन लेस देन 1% ऑफ GDP है। कैन यू डिनाई द इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ FDI इन एनी कंट्रीज लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस? आई वुड से नो। सो देन इफ यू लुक एट इट फ्रॉम दिस एंगल, तो फिर आप कहेंगे नहीं यार चाइना वाला है बिल्कुल। देन इट आल्सो हैज अ डिप्लोमेटिक डोमेन। यू हैव इंडिया इन योर नेबरहुड, यू हैव एन अनस्टेबल अफगानिस्तान इन योर नेबरहुड। इंडिया इज अ की एलाई ऑफ Guess what? US ने अच्छी बात की, बल्कि IMF से मुझे याद है 1991 एंड 1994 पॉइंट नहीं कंप्लीट करने देना, लेकिन ठीक है क्योंकि इंडिया ने भी उस टाइम पे डिसाइड किया था कि बस होगी, IMF के पास नहीं जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। सो देयर हैव बीन कंट्रीज जिन्होंने कहा कि लोन ले लिया, चीजें सही की, वापस कर दिया, अल्लाह हाफिज, गुड बाय। साउथ कोरिया ने ऐसे किया, साउथ कोरिया ने ऐसे किया, एग्जैक्टली। बहुत सारे, बोलिविया ने ऐसा किया, ग्रीस लगा हुआ इसी चक्कर में, बोलिविया ने किया ऐसा, अर्जेंटीना ने किया ऐसा। जो कंट्रीज ठीक होना चाहते थे वो है, उनको ऑल्टरनेट की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसमें तो देयर इज नो डिनाइंग दैट, मैं तो कह नहीं रहा। और अभी आपने चाइना की बड़ी अच्छी बात की, चाइना के दे डोंट कम विद फ्रिंज स्ट्रिंग्स अटैच्ड, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। ये हमारे गवादर पोर्ट बना है, विल यू डिनाई कि 91% आउटपुट गवादर की चाइना को जा रही है, 9% हमारे पास। तो अगर वो नहीं जा रही थी तो उसको अल्टरनेटिव क्या हो रहा था? व्हाट इज द न्यू इंपीरियलिज्म हियर? क्या न्यू इंपीरियलिज्म कह रहे हैं? हमारा पोर्ट है, हमारी जमीन है, अगर वो नहीं जा रहा, कि आपने कहा कि हमारा until unless CPEC came, what was happening there? What was the alternative to that? CPEC came in 2013, हमारा गवादर से 2005 से चल रहा है। हाँ, and you say कि अगर वो उतना चलता रहता, that would have been more beneficial. So you're okay with it? So you're okay with the interference of China? Absolutely. क्योंकि वो invest कर रहे हैं, but you are somehow hitherto not okay with IMF क्योंकि वो आके interference कर रहे हैं। Because I have a sort What of kind of the duplicity of behavior is that? Because I have around decades of data that speaks about the unfair treatment of that part of the world. Partial data of partial. No, partial data. Well, that might be partial to you. Partial data, partial unaware. The partial problems. No. I would say किसके रिपोर्ट है मुझे ही पता है। ये चाइना ने क्रेडिट लाइन की जो पूरा स्टार्ट किया था, सॉरी IMF ने उसी की बात की। डेट फॉरगिवनेस, आपको पता है 2000 से 2019 तक चाइना ने $8.5 अरब के डेट फॉरगिव किए हैं। आइडियलिस्टिक्स डोमेन में नहीं फॉरगिव किए हैं। हाँ, दिस हैज हैपेंड। तो ये आइडियलिज्म है ना कि यार अल्लाह करे वो हमारा कर्जा माफ करे। मैं कह रहा हूं ये बैंक से लेता हूं, मैं भी कहता हूं यार अल्लाह करे मेरा कर्जा माफ। अल्लाह नहीं करे, मैं कह रहा हूं उन्होंने कर दिए हैं। आप कह रहे हैं आइडियलिस्टिक कैसे हो गए? लोगों के कर दिए ना, ये अफ्रीकन कंट्रीज की। सो दैट इज योर, तभी तो जान छुड़ाई है अफ्रीका ने। आइडियलिज्म जान ही छुड़ाई। अभी भी अफ्रीका के अंदर सबसे बड़ा इन्वेस्टर कौन है? इट्स चाइना। यस, इट इज चाइना। They are deliberately dealing with it. ये उनकी 2012 की पॉलिसी थी कि उन्होंने अफ्रीका में स्पेस क्रिएट करनी है अपने लिए। US की बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर इन द वर्ल्ड इज चाइना, नो डिनाइंग। हर कंट्री का, ऑलमोस्ट हर कंट्री का। ये इकोनॉमिस्ट का चार्ट है। मैंने वो रेड वाला देखा, रेड और ब्लू वाला। बिल्कुल। Who are you going to call उसका टाइटल है। हाँ, I agree with चाइना। आप करें ट्रेड आके, हाँ बिल्कुल करें, बिल्कुल ठीक। लेकिन इफ यू आर सेइंग कि चाइना का जो निज़ाम आ रहा है या ट्रेड आ रहा है हमारे पास, वो बिल्कुल किसी फ्रिंज अटैचमेंट्स के बगैर है, दैट इज रॉन्ग। वो उन अटैचमेंट से बेहतर है जो आज है, दैट इज व्हाट आई मेंटेन। अच्छा, सो यू वर सेइंग कि उनकी अटैचमेंट बुरी है? यस, अच्छा, एब्सोल्युटली। सो हाउ, एक मिनट, लेट्स प्रोसीड फर्दर, थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाउ अबाउट एशियन डेवलपमेंट बैंक? डू यू सी इट बिकमिंग एज एन इंटरनेशनल जायंट? मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऑल्टरनेटिव कोई आया तो IMF तो कहीं नहीं जा रहा। सबसे पहले बात तो ये, रियलिस्टिकली स्पीकिंग IMF will stay there, World Bank will stay there। 100 ट्रिलियन है, बहुत ज़्यादा उनके, सॉरी 1 ट्रिलियन है। हाँ, अभी और एक पॉइंट आपने मुझे जरूर याद कराना, आपने रिकमेंडेशन की बात की थी कि IMF once again is not the point कि IMF should be obliterated, it should be improved। ठीक है, वो कैसे हो सकता है हम करेंगे। अच्छा, मुझे ये लगता है कि कंसोर्शियम बनेगा आगे आने वाले सालों में, अगर आप ग्लोबल चेंजेस की बात करें, जिसके अंदर I see AIIB, ADB एंड चाइना का एक्सिम बैंक और एक दो, ये कंसोर्शियम बन सकता है, ठीक है, जो कि एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर बिहेव कर सकता है। चाइना, कैन इंडिया प्ले अ रोल इन दैट? इंडिया नहीं, आई डोंट थिंक सो। इंडियाज इकोनॉमी भी मतलब बिल्कुल 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई, दे स्टिल हैव अ लॉट टू डील विद ऑन देयर ओन। तो हाँ, मुझे ये लगता है कि इंडिया उस डोमेन में नहीं जा सकेगा, बट आई सी ये जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, इसके अंदर जो डेवलपमेंट्स होंगी आहिस्ता आहिस्ता, तो दे कैन बी a consortium of banks that can act as lender of the last resort। अभी the point is, which मैंने आपको कहा है कि अभी there is no lender of the last resort। चाइना ने जो largest creditor के तौर पे रिप्लेस किया है, it is as a country, जो आपने भी पॉइंट मुझे कहा, that is true। So but as a viable alternative, I see
कंसोर्शियम ब्रिक्स जिसे है ब्रिक्स बन गया। और अभी इस पॉइंट हाउ डू यू सी दैट ये जो सऊदी अरब का सऊदी इन्वेस्टमेंट फंड है, ह्यूज फंड उन्होंने रखा हुआ है और वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इधर उधर, डू यू सी सऊदी अरेबिया कमिंग टुवर्ड्स द इकोनॉमिक साइड और वो कोई बैंक्स बनाते हैं? जी देखिए, जीसीसी वाला मैं पढ़ रहा था पाकिस्तान को भी सोवरेन वेल्थ फंड्स जो है, नॉर्वे का है, सऊदी अरब का अपना है पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है, PIF कहते हैं उसको, मलेशिया का है, थाईलैंड का है। पाकिस्तान शुड, मतलब अगर आप ऑल्टरनेटिव की बात करें हमारे से ममालिक के लिए, वी शुड ऑल्सो थिंक अलॉन्ग दोज लाइन्स। ट्रू। वो आप बता रहे थे कि जिस तरह हमारे स्टेट और एंटरप्राइजेस के प्रॉफिट हैं कुछ, हमारे गवर्नमेंट की कुछ प्रोसीड्स के प्रॉफिट्स हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो सब बजट के अंदर जाती हैं, बट वो आगे कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती, मैकेनिज्म नहीं। तो दे कैन ऑल बी रीडायरेक्टेड टू दिस पाकिस्तान सोवरेन वेल्थ फंड PSWF, जिसके थ्रू आप और क्या कहते हैं और एवेन्यूज, मजीद एवेन्यूज जनरेट कर सकते हैं रेवेन्यू कमाने के। ठीक है। लेकिन ये बड़ी फार फेच्ड बातें हैं। इन द नेक्स्ट 10, 20, 50, इवन 50-60 ईयर्स आई सी कि IMF अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली वो डोमिनेंट रहेगा, बट आई डू सी के कंसोर्शियम ऑफ अदर बैंक्स विच माइट बी लेड बाय चाइना, बिकॉज इस रीजन के अंदर चाइना सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो एक सामने आ सकता है। It will come with strings attached, let me be very clear, but in my point of view, those strings will be less harsh than what they are right now. अच्छा, इस पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने मुझे किया था, इसी में हम ऑल्टरनेटिव की बात कर रहे हैं और अभी बात कर रहे थे लास्ट जो हमारा था पार्ट अबाउट द डॉलर हेजेमनी। अच्छा, मैं एक मिनट डॉलर के ऊपर जाने से पहले एक मेरा अपना एक ज़ाती क्वेश्चन था आपसे, और वो ये था कि हम इन तमाम बातों में बात करें, कंसोर्शियम फंड्स और चाइना और US वगैरह, ये पाकिस्तान की थोड़ी सी मैं बात करूँ। जी प्लीज़। पाकिस्तान, चले मान लिया पहला ऑप्शन नंबर 1 इज डोंट गो टू IMF, ना जाए, लेकिन अब फंस गए। पाकिस्तान को ऐसे कौन से चंद की स्टेप्स लेने चाहिए कि हम IMF से जान छुड़ाएं अपनी? वेरी नाइस क्वेश्चन। देखें, हमें अगेन एंड अगेन मैं वर्ड यूज़ करता हूँ स्ट्रक्चरल इश्यूज। ठीक है। ये इंपोर्ट बढ़ जाना, जो आपने भी कहा ना, IMF की रिपोर्ट ने पहले अच्छा कहा, फिर ये सब कुछ होता रहेगा। ट्रू। जब तक आप उनको एड्रेस नहीं करेंगे। मुझे आप बताइए कि हमारी इतनी अनडाइवर्सिफाइड इकोनॉमी है कि हमारी इकोनॉमी में अराउंड 65% जो इम्प्रिंट है वो तो खाली गवर्नमेंट का है। ठीक है। गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, उनके लोगों से लेके, डिपार्टमेंट से लेके, स्टेट और एंटरप्राइज से लेके, पिछले 70 सालों के अंदर आपकी जो स्पाइन है, एक ही इंडस्ट्री है टेक्सटाइल, क्यों? कोई और क्यों नहीं है? आपकी टोटल एक्सपोर्ट्स जो हैं, 60% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स जो अर्निंग है वो टेक्सटाइल करती है। इट मीन्स यू आर सो वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज कि जिस तरह अभी हमारी लोएस्ट कॉटन क्रॉप आई थी, तो आपको 8 मिलियन बेल्स इंपोर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो गैस व्हाट, योर 60% ऑफ एक्सपोर्ट्स आर जेपरडाइज्ड हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात सुनिए, जो हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं ऐसे, unfortunately for every dollar that you export 40 cents are imported। ठीक है। मतलब अगर मैं ये बना के बेच रहा हूँ $1 का, तो इसमें से 40 सेंट्स में रॉ मटेरियल कहीं और से मंगाया हूँ, तो इट टर्न्स आउट कि आपकी एक्सपोर्ट $30 बिलियन भी नहीं है, $35 अरब भी नहीं है, उसके अगेंस्ट आपकी 11-12 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स भी हैं। तो शब्बर ज़ैदी साहब ने भी आर्टिकल लिखा था, पहला जो अच्छा स्टेप कर सकते हैं ना हम यार स्ट्रक्चर, वो अपनी एक्सपोर्ट्स को 70 या 80 अरब डॉलर पे लेके जाएं। अब इसकी डिटेल में नहीं मैं जा रहा, क्योंकि इसके साथ आपको एनर्जी क्राइसिस सॉल्व करना पड़ेगा, आपको इसके साथ अपना इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना पड़ेगा, आपको इसके साथ अपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर करना पड़ेगा, आपको इसके साथ अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कम करना पड़ेगा इन चीज़ों में, आपको इसके साथ फेयर प्लेइंग ग्राउंड देनी पड़ेगी सब लोगों को, आपको इसके साथ स्टैंडर्डाइजेशन करनी पड़ेगी, डिजिटलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी करनी पड़ेगी। पहली तो ये चीज़ होगी। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि हमारी इकोनॉमी की डाइवर्सिफिकेशन के लिए वी नीड टू, अब अनफॉर्चुनेटली मेरे से पूछे शॉर्ट टर्म फिक्स कोई भी नहीं है। अच्छा। IMF के पास जाना, मैं तो खुद वही था कि IMF के पास ही जाना पड़ना था, वरना तो आपने पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर है ना, आप शानदार आदमी है। अच्छा, तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में वो था। बात ये है कि हमें एजुकेशन पे और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, देखें जर्मनी की एग्जांपल है, पूरी दुनिया में आपको पता है जर्मन कार्स, जर्मन मशीनरी, कभी जंग से पहले 100 साल पहले सबसे ज़्यादा GDP का हिस्सा जो यूरोपियन कंट्रीज में से एजुकेशन पे लगाता था मुल्क, वो जर्मनी था। इट हैज़ पेड ऑफ, आप हम सबको पता है। 1880 से 1920 जर्मनी वाज ए ह्यूज पावर, कम्पीट कर रहे थे। बिल्कुल, इवन एट द टाइम व्हेन इट वाज डिवाइडेड इनटू ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी, 90% ऑफ द ग्लोबल केमिकल्स वर प्रोड्यूस्ड इन वन पार्ट ऑफ द, मैं भूल गया ईस्ट में था या वेस्ट में था। जी जी। इवन एट द टाइम इट वाज बाइफरकेटेड इनटू टू कंट्रीज। एग्री करता हूं। तो हम लोगों के जो पॉलिसी मेकर्स हैं
जो सीजनड पॉलिसी मेकर्स हैं, या आजकल मेरे ना जुबान पे मुझे काफ़ी हुआ कि ये सीजन मुझे नहीं समझ आती कौन सी सीजनिंग है, ये ख़राब सीजनिंग है मेरे ख्याल से काफ़ी 100%। ठीक है कि इनको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना पड़ेगा कि जो एजुकेशन या यूनिवर्सिटीज़ की इन्वायरमेंट है, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, वो ऐसी हो कि जो थिंकर्स को, मुझे पता है बीइंग अ रियलिस्ट ऑफ कोर्स आप हर चीज़ को नहीं कर, लेकिन चाइना के अंदर ये मॉडल है, दे गिव यू गाइडेड फंड्स कि यार आपको फंड्स मिल रहे हैं, जो मर्जी करें, लेकिन यार हमें ना इस टेक्नोलॉजी की जरूरत है, इसके ऊपर रिसर्च करें। वाला होता है स्पेसिफिकली एलोकेटेड फंड्स, स्पेसिफिकली एलोकेटेड, बिल्कुल, थैंक यू। तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। दूसरा स्टेप में हमें ये करना पड़ेगा। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जो कि खाली लफ्ज़ नहीं, मैं लेक्चर में बार बार कहता हूँ, ये जिस तरह आपने कहा ना फ्री ट्रेड एरिया, फिर होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया, फिर होता है मॉनेटरी यूनियन, फिर होता है कस्टम्स यूनियन, पूरा। तो हमारे जो है ना जनाब सार्क, ठीक है, OIC, D8 डेवलपिंग 8 कंट्रीज, SCO, ये जो सारी कंट्रीज़ हैं हमारी सेंट्रल एशियन कंट्री, इनके साथ हाथ मिला के जाके तस्वीर खिंचा के जो डॉलर्स ले जाते हैं, उसके बजाय we need to, the key word is institutionalize these relationships on economic terms। देखिए हम अभी बात भी कर रहे थे, आप सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट, हमारे राइस, हमारी एग्रीकल्चरल प्रोसीड, तो इन जो कंट्रीज़ के साथ हम लोग प्रॉपर मुआहदे करें, इंस्टीट्यूशनलाइज करें इनको, कि हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग, हमारी नॉलेज बिल्डिंग, हमारा ट्रेड, हमारा वीज़ाज, हमारी मूवमेंट ऑफ वर्कर्स, हमारी मूवमेंट ऑफ मशीनरी, इस सब के ऊपर जैसे यूरोपियन यूनियन के अंदर होता है, जैसे आसियान के अंदर होता है, जैसे और कंट्रीज़ हैं, ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, हमें आई बिलीव हमें ये जो करीबी ममालिक हैं, ग्लोबल लेवल पर भी बाद में देखते हैं, हमें अपने रीजन के अंदर ना रेलेवेंट होने की जरूरत है, पॉजिटिव रेलेवेंस, नेगेटिव रेलेवेंस नहीं। हाउ अबाउट टूरिज्म एज वेल? टूरिज्म, बट आई वाज रीडिंग अबाउट इंडोनेशिया द अदर डे कि उनका तकरीबन $25 बिलियन का रेवेन्यू टूरिज्म से आता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये इतना रेवेन्यू है जो कि हमारे कर्जों से भी है, और हमें हमारे साल की 3 बिलियन के लिए रो रहे हैं। ब्लू इकोनॉमी जिसके ऊपर आजकल काम हो रहा है, रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी, सब कुछ। आपको पता है कि पूरी दुनिया में जो स्काई लाइन्स बनी होती हैं, चाइना, लंदन, हांगकॉन्ग, उसके जो लिटोरल लैंड उसे बोलते हैं, जो उसके वो सबसे महंगी ज़मीन होती है। इधर रावी के पास जो ज़मीन है वो आपने देखा है उधर क्या होता है, तो उधर तो स्काई स्क्रैपर्स बने होते हैं और सब कुछ। तो ये वाली डेवलपमेंट, बहरहाल ये ऑफ कोर्स रेवेन्यू जरूरत है। इन शॉर्ट मुझे समझ आ रही है ये कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हर उस एंगल से जिससे हमने अपने आप को रोका हुआ है करनी चाहिए। तो सिर्फ तब IMF से जान छूट सकती है हमारी। देखें जी, पैसे की बात है ना, सो यू नीड पैसे वापस करने, यू नीड टू अर्न मोर। हाउ अबाउट एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी देख रहे हैं कि हमारा ऑलमोस्ट 40% के करीब बजट जो है ना पाकिस्तान का, वो डेट रीसर्विसिंग में जाता है, सर्विसिंग के लिए। अगर हम इसको थोड़ा सा कम कर दें तो वुड यू थिंक कि चाइना वुड हैव अ प्रॉब्लम विद दैट? किस चीज़ को? लेट अस नॉट गिव 40% ऑफ आवर बजट फॉर डेट सर्विसिंग, इसको 20 पे 30 पे लेके आए, ताकि कुछ ज़्यादा चीज़ें जो हमने काम करने इकोनॉमी के लिए, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वहाँ पे लगाए जा सकते हैं। डू यू थिंक दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी कि हम चाइना और IMF से रिक्वेस्ट करेंगे भाई प्लीज़? अच्छा, मैं तो इससे नेक्स्ट स्टेप पे जाऊँगा। ऐसे मैं तो कहूँगा ये जो कंट्रीज़ हैं, इनकी एक एक कंपनी $500 अरब कमाती है एक साल का रेवेन्यू है। इन गवर्नमेंट्स के जो, मतलब आजकल मैं पढ़ रहा हूँ मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी MMT, उसके मुताबिक तो US जैसे है वो तो डेफिसिट उसका तो एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज इट इज अ करेंसी इशूअर, ठीक है ना, नॉट अ यूजर, वो तो करेंसी। तो इन अगर US हमारा सारा डेट माफ भी कर दे, अब आप बेसिस को छोड़ दें, उसको बेसिस करना चाहिए, उसकी बड़ी बेसिस है, हमने उस पर थोड़ी सी बहस भी की है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन द फॉर्म, अब ये आइडियलिज्म नहीं है, ये रियलिज्म ही है एक तरह का, अपीलिंग टू द ह्यूमैनिटी ऑफ एंड आवर कंट्रीज लाइक अस, सारी की सारी दे शुड लॉबी टुगेदर। ओके, सो अगर हम ये अपील कर देंगे भाई ये वाला हमारा इतना पॉइंट का कर्जा माफ कर दें, व्हाट इज द गारंटी कि वी विल नॉट गो टू देयर? देन इट कम्स टू अस ना, देन इट कम्स टू अस, जो आपने पॉइंट्स किए हैं, फिर हम कुछ वो स्टेप्स लें कि भाई हम फिर मुंह उठा के चले नहीं, वो हमारी दैट्स ऑन अस, वो जैसे बोलते। ठीक है, अच्छा, अब हमारा फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस पॉडकास्ट इज कि ये डॉलर के बारे में बात हो रही है, रशिया रूबल में ट्रेड करना चाह रहा है, इंडिया रुपीज़ में करना चाह रहा है, चाइना युआन में करना चाह रहा है। सो डॉलर के ऊपर जो हेजमनी थी ब्रेटन वुड्स के बाद से, वो चैलेंज होना शुरू हो गई, और एनालिस्ट काफ़ी सारे ये बात कर रहे हैं। पिकेटी ने भी इस पर बात पढ़ी अच्छी की अपनी किताब के अंदर, कैपिटल इन द 21st सेंचुरी में, और वो भी एग्री करते हैं कि डॉलर की हेजमनी को चैलेंज नहीं होना चाहिए। सो मेरा अपना ज़ाती, मैं आपको ओपिनियन दे देता हूँ, फिर मैं आपका भी लेता हूँ। द थिंग इज़ कि हमने ये जो डॉलर वाला सिस्टम पूरा एस्टैब्लिश किया, ये बहुत पेन्स टेकिंगली किया है। द वर्ल्ड हैज़ टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ वॉर्स, अ लॉट ऑफ टर्मोइल, और फिर जाके डॉलर की हेजमनी की। येस, इससे एक मुल्क को फ़ायदा होता है, दे आर द इशूअर इन योर वर्ड्स, और वो सब फ़ायदे बेनिफिट्स लेते हैं, और डॉलर जहाँ जहाँ जाता है वहाँ तो भाई मचाता है या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जो भी है।
सो क्या ये सिस्टम चलता रहना देना चाहिए या दूसरे जो ऑल्टरनेट हमारे पास करेंसीज राइज हो रही हैं वो आने देनी चाहिए? आई डोंट थिंक सो। अच्छा, मैं तो जिस तरह आप तो खुद यू सीम टू बी अ फैन ऑफ द डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, राइट? तो आई बिलीव यू वुड एग्री कि अगर मल्टीप्लिसिटी ऑफ करेंसीज भी हो तो दैट इज़ गुड, कि एक बंदे की अगर ना हेजेमनी हो फाइनेंशियल सिस्टम में, दैट अनफॉर्चुनेटली आई वुड वांट कि ऐसा हो कि और करेंसीज भी होनी चाहिए, लेकिन एट दिस स्टेज, एट दिस पॉइंट, आई बिलीव इट्स अ फार फेच्ड आइडिया। दुनिया के सेंट्रल बैंक्स के जो रिजर्व्स हैं, इवन नाउ 62% ऑफ दोज रिजर्व्स आर हेल्ड इन डॉलर। फिर स्विस फ्रैंक है, जापानीज येन है, यूरो है, पाउंड्स हैं, एंड देन 1 to 2% आर चाइनीज़ युआन। अच्छा, व्हाट हैज़ हैपेंड रिसेंटली, मैं कहूँगा अगर आज से 100 ईयर्स बाद एक किताब लिखी जाए, आफ्टर 100 ईयर्स कोई बुक लिखी जाए कि जब डॉलर का गिरना शुरू हुआ था, सो दिस द पोस्ट रशिया यूक्रेनियन वॉर एरा जो है, आफ्टर द सैंक्शंस दैट फेल्ड, मतलब रशिया इज डूइंग वेल, you see that the world is now reverting back to blocks. Saudi Arab agreed to pay China in yuan, so did Russia, and ruble trade. ये सब कुछ, तो this will be, these 50-60 years might be the triggering of a lengthy process. अच्छा, जो कि होगा, आई डोंट सी कि एक सेंचुरी तक तो डॉलर कहीं जाए, बट जो अभी चेंजेस आ रहे हैं जिसके अंदर ब्राजील और एक और करेंसी का कंट्री में भूल गया हूँ, दे हैव एग्रीड टू मेक वन करेंसी। अब ब्रिक्स है, ब्रिक्स हैज अबाउट 3 बिलियन पॉपुलेशन, हाफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, दूसरी नहीं है इतनी। तो अगर ये कंट्रीज डिसाइड कर ही लें कि हमने करना है, तो ग्रेजुअली ये कुछ हो सकता है। लेकिन अभी ये चाइना ने बनाया था ना, रशिया ने SPFS, ये स्विफ्ट का, चाइना ने भी, ट्रू, वो दोनों जो सिस्टम है वो भी स्विफ्ट के ऊपर ही होस्टेड थे, होस्ट पे ही चलते हैं। तो द पॉइंट इज दे हैव मतलब so much integrated, they have integrated them so much into the five, it is not going to be just like in a jiffy. अच्छा, it has to be a long term change. अच्छा, इस पे ना वॉल स्ट्रीट का आर्गुमेंट सुन लेते हैं, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात की थी कि what are you trying to do here? You're trying to create a whole different system. तो it won't stop at 2 currencies, 3 currencies, फिर 196 मुल्क या 200 मुल्क हैं, उन सबकी अपनी भी करेंसीज आएंगी, हर एक का दूसरे से एक्सचेंज रेट चेंज Very well said. हर एक की इतना, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ही क्या है? ईज ऑफ ट्रेड क्रिएट करना। जब इतने एक्सचेंज रेट्स हो जाएंगे कि 190 कंट्रीज अगर भी हैं जो IMF के मेंबर्स हैं 190, और वो हर कंट्री अपने कहते हैं 190 into 190, वो तो ह्यूज लेवल चली जाएगी। फिर पाकिस्तान के तमाम दुनिया की कंट्री से अपने एक्सचेंज रेट होंगे, US के तमाम दुनिया से अपने होंगे, तो ग्लोबलाइजेशन वाला तो पूरा तबाही फिर गई। What are we trying to do? It international supply chain किधर जाएगा? बिल्कुल, इसमें don't you think it is better? The Wall Street argument is that. Don't you think it is better to have one lesser of the evil, और एक करेंसी को चुप करके एक्सेप्ट? बिल्कुल, आई थिंक The destruction of international trade is humongous अगर इस तरह की करेंसीज को हमने राइज करने दिया। आई एग्री विद यू पार्शली, लेकिन इसमें एक ये पॉइंट ऑफ व्यू भी आता है जिसके ऊपर सोच सकता है बंदा कि देन जो करंट वर्जन ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, जो विनर्स एंड लूजर्स बनाता है, तो इज इट वायबल एज वेल? आपको पता है आजकल इस पे भी बहस शुरू हो रही है, बुक्स आ रही है, कैपिटलिज्म 2.0 और ग्लोबलाइजेशन आगे, कि व्हाई डज इट हैज टू क्रिएट लूजर्स एंड विनर्स। हम क्यों जो इसे मॉड्यूलैरिटीज बोलते हैं कि कम्प्लेक्स सिस्टम में हम मॉड्यूलैरिटीज इतनी कम कर दी हैं, दीवारें इतनी गिरा दी हैं कि एक मुल्क में होने वाली कोई चीज़ हर जगह इफेक्ट करती है। इसके अब पॉजिटिव्स भी हैं, इसके अब नेगेटिव्स भी हैं, बट दिस इज आई थिंक इज एन इंटरेस्टिंग डिबेट जो कि हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में एड्रेस कर सकते हैं। Would you be okay with something in the world कि यहाँ पे multiple currencies exist कर रही हो, multiple exchange rates? Would you be okay with that? I have to agree with you कि नहीं, अगर बहुत ज़्यादा मल्टीपल हो जाएं तो that can, मतलब एक बहुत बड़ी रीएडजस्टमेंट चाहिए होगी, और उस रीएडजस्टमेंट के अंदर there might be a lot of loss in billions. But इसको ऐसे यहाँ टर्मिनेट करते हैं, but it is always lovely debating things with you, although I never agree with you, but then that's the beauty of it. We can always agree to disagree. बिल्कुल ठीक है, but thank you so much for your time, और हम इंशाल्लाह अगले वीक्स के अंदर कुछ पाकिस्तान और उसके इश्यूज के ऊपर भी बात करेंगे। Thank you so much, Hassan. Thank you.